सभी को नमस्कार मित्रों। बच्चों शुभाशीष। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे पावर्टी। पावर्टी मीन्स गरीबी, निर्धनता। तो इस निर्धनता के विषय में ये आपकी 7th यूनिट शुरू हो रही है आज से। 6 यूनिट के जो 3 चैप्टर थे उनके 6 लेक्चर हमने पीछे रिकॉर्ड कर चुके हैं, आपको दे दिए हैं मैंने। अब ये 7th यूनिट है। इसका पहला लेसन है पावर्टी, गरीबी। इसको शुरू करने से पहले एक कोटेशन हम पढ़ेंगे। सीखने के लिए जुनून पैदा कीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको कभी भी आगे बढ़ने से आप नहीं रुकेंगे। मीन्स हमें लर्निंग प्रोसेस के लिए जुनून हो। पढ़ाई का जुनून होगा तभी आउटपुट आएगा। केवल पासिंग मार्क्स लाने से या मेरे कहने से आप पढ़ रहे हैं, इससे कोई विशेष फ़ायदा नहीं होने वाला। चलिए शुरू करते हैं। यूनिट 7 का लेसन 1 है। आपकी बुक में हो सकता है, किसी बुक में ये 5th लेसन हो, किसी में 4th हो, ये तो अलग अलग है। लेकिन यूनिट 7 का फर्स्ट लेसन है गरीबी, पावर्टी। हम इसका सीबीएसई का सिलेबस एक बार चेक कर लेते हैं कि गरीबी वाले चैप्टर में क्या क्या चीज़ सीबीएसई के सिलेबस में है। सिलेबस हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इससे हमें पता रहता है कि क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, किन किन चीज़ों पे क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में। तो सिलेबस के बारे में बात करें। सापेक्ष और निरपेक्ष गरीबी की बात हमें बहुत ध्यान से पढ़नी है। गरीबी उन्मूलन के लिए मुख्य कार्यक्रम जो सरकार ने किए हैं उनके बारे में, और इन कार्यक्रमों का आलोचनात्मक मूल्यांकन, अर्थात इनके जो कार्यक्रम हुए थे, जो चल रहे हैं कार्यक्रम, इनसे क्या लाभ हुए, क्या कमी रह गई, क्या हमें अपने उद्देश्य प्राप्त हुए, ये सारी चीज़ें हमें हमारे सिलेबस में हैं और ये हमें पढ़नी है। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है, एक कॉन्सेप्ट दिमाग में बनाने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। गरीबी क्या होती है, हालांकि इसमें गरीबी की परिभाषा नहीं है, लेकिन ये अंडरस्टूड है। इस सिलेबस का अर्थ ये नहीं है कि बिल्कुल यही 4 टॉपिक पढ़ोगे आप। ये एक अंडरस्टूड है कि आपको गरीबी क्या होती है, गरीबी का क्या अर्थ है, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन चैप्टर शुरू करते हैं। भारत की आर्थिक नीतियों का उद्देश्य लोगों को न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताएं प्रदान करना और गरीबी में कमी करना रहा है। पिछले यूनिट में हमने भारत की आर्थिक नीति 1947 में कैसी रही, 47 पर भारत की आर्थिक स्थिति कैसी थी, 47 से 91 तक क्या रहा, आर्थिक नीतियों में हमारे क्या क्या पंचवर्षीय योजनाएं भी इसी में ही थी, और फिर 91 में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति आई थी, उसमें क्या क्या चीज़ें हुई जो अब तक चल रही हैं। ये सारी चीज़ें हमने पिछले यूनिट में डिटेल में पढ़ी हैं। तो उन सभी चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए आप ये कह सकते हैं कि हमारी सभी आर्थिक नीतियों का उद्देश्य गरीबी को कम करना रहा है। पंचवर्षीय योजनाओं में भी गरीबी हटाने पर बल दिया गया, परंतु अभी भी गरीबी उन गंभीर समस्याओं में से एक है जिनसे देश पीड़ित है। 70 साल से ज़्यादा हो गए देश को आज़ाद हुए और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि गरीबी ख़त्म हो जाए, गरीबी मिट जाए, गरीबी हट जाए, लेकिन आज भी ये गंभीर समस्या के रूप में देश की सरकारों के सामने खड़ी हुई है। सारी दुनिया के गरीबों का लगभग 5वां हिस्सा केवल भारत में रहता है। 5वें हिस्से का मतलब समझते हो? पूरी दुनिया में यदि 100 गरीब हैं तो उसमें से 20 तो भारत में ही रहते हैं। अब बात करते हैं हम गरीबी का अर्थ, कि गरीबी होती क्या है,
किस व्यक्ति को हम गरीब कहेंगे? गरीबी से अभिप्राय, ये इसकी परिभाषा है बेटा, इसको ध्यान से पढ़ लेना, याद कर लेना। गरीबी से अभिप्राय उस स्थिति से होता है जिसमें एक व्यक्ति जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ रहता है। देखिएगा बेटा जी, इसमें आधारभूत समस्याएं, आधारभूत आवश्यकताएं, सॉरी समस्याएं नहीं, आधारभूत आवश्यकताएं, इसको हम न्यूनतम आवश्यकताएं भी कह सकते हैं। तो ये आवश्यकताएं कौन सी होती हैं, थोड़ा सा इनके बारे में हम डिटेल पढ़ते हैं। हमारी जीने के लिए हमें मुख्य रूप से क्या क्या चीज़ें चाहिए भाई? भोजन, कपड़ा, आवास। दूसरे शब्दों में रोटी, कपड़ा और मकान कह सकते हो। किसी भी व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, वस्त्र चाहिए जो उसे विभिन्न प्रकार के मौसम से उसका बचाव करने में सहायक हों, आवास जिससे वो सुरक्षित रूप से रह सके। लेकिन यही आधारभूत आवश्यकताएं या न्यूनतम आवश्यकताएं नहीं है। शिक्षा और स्वास्थ्य, दो चीज़ें और काउंट कर लीजिए। तो न्यूनतम आवश्यकताओं में क्या क्या चीज़ें हो गई? भोजन, कपड़ा, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये सुविधाएं इसमें आधारभूत आवश्यकताओं में। जिस व्यक्ति को ये चीज़ें आसानी से उपलब्ध हो रही हैं, उस व्यक्ति को हम कहेंगे कि वो गरीब नहीं है। हालांकि अभी और डिटेल में जाएंगे तो कैसा भोजन मिल रहा है, कैसा उसको शिक्षा मिल रही है, कैसा स्वास्थ्य मिल रहा है, ये चीज़ें भी अभी डिटेल की बात हैं। तो फिलहाल आप इतना ही परिभाषा के थ्रू इतना ही याद करिए, समझ लीजिए कि गरीबी का क्या अर्थ है। गरीबी से अभिप्राय उस स्थिति से होता है जिसमें एक व्यक्ति जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ रहता है। दूसरे शब्दों में बात करें कि निर्धनता या गरीबी एक ही बात है। निर्धनता से अभिप्राय जीवन, स्वास्थ्य तथा कार्यकुशलता के लिए न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं को प्राप्त करने की अयोग्यता है। थोड़ी सी उससे अलग परिभाषा है, अर्थ दोनों का सेम है। जीवन, जीवन का अर्थ हो गया जिंदा रहने के लिए। स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य बना रहे उसका। कार्यकुशलता, वो ठीक से अपना कार्य कर सके। कार्यकुशलता के लिए उसको जैसे आप स्कूल में ठीक से पढ़ सकते हैं, तो ठीक से पढ़ने के लिए क्या ज़रूरी है कि आप घर से भरपेट भोजन खा के आए हों, रात भर नींद ठीक से आई हो, ऐसी जगह आप सोए हों कि मान लीजिए आप सारे रात सो नहीं पाए किसी कारण से, तो अगले दिन क्लास में उतना अच्छे से पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। इसका मतलब कार्यकुशलता के लिए एक ठीक ठाक आवास, आपका भोजन, और यदि आपको मान लीजिए सर्दी का मौसम है और आपके पास कपड़े पूरे नहीं है, एक शर्ट पहन के आपको आना पड़ा, स्वेटर नहीं है, कोट नहीं है, जर्सी नहीं है, आपको ठंड लग रही है क्लास में, तो आप अपना कार्य कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ये स्थिति वयस्क लोगों के लिए होती है। जो जहाँ भी काम कर रहा है तो उसकी कार्यकुशलता बनी रहे, इसके लिए उसको भोजन, आवास, कपड़ा, ये चीज़ें आवश्यक हैं, और साथ में स्वास्थ्य भी। तो इन दोनों चीज़ों की जीवन, स्वास्थ्य और कार्यकुशलता बनी रहे, इसके लिए न्यूनतम उपभोग करना पड़ता है व्यक्ति को कि कम से कम इतना काम तो हो, कम से कम इतना भोजन तो मुझे मिल जाए कि मैं अपना जीवन बचाए रख सकूं। कम से कम मुझे साफ पानी, स्वच्छ भोजन, कम से कम इस क्वालिटी का स्वास्थ्यकर भोजन जिसमें पौष्टिक भोजन हो, जिससे मैं अपना स्वास्थ्य ठीक रख सकूं, कम से कम इतना तो हो। या कार्यकुशलता के लिए मेरे साथ ये स्थितियां हों, कम से कम ऐसे कपड़े हों, कम से कम इतना भोजन हो। ये सारी चीज़ें न्यूनतम मेरे पास यदि हैं तो मैं निर्धन नहीं हूँ। और यदि न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं को प्राप्त करने की अयोग्यता है मेरे पास, अयोग्यता का अर्थ कि मैं उनको प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसका अर्थ है कि मैं निर्धन हूँ।
अब निर्धनता से क्या होता है? निर्धनता मानवता के लिए अभिशाप है। न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति ना होने पर मानव कष्ट भोगता है। भाई मान लीजिए हमारे पास पर्याप्त कपड़े नहीं हैं, सर्दी का मौसम है, ठंड है रात को, और ओढ़ने के लिए, पहनने के लिए मेरे पास पर्याप्त कपड़े नहीं हैं, तो सारी रात मुझे ठंड लगेगी, ना मैं सो पाऊँगा, सारी रात कष्ट भरी हो जाएगी। भूखा बैठा हूँ, भोजन नहीं है, तो कष्ट होता है बहुत। तो मनुष्य कष्ट भोगता है और इस कष्ट के कारण वो नैतिक रूप से गिर जाता है। नैतिक रूप से गिरने का मतलब समझते हो? नैतिकता उसकी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। वो इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, न्यूनतम आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए अनैतिक कार्य भी करने शुरू कर देता है। झूठ बोल के उधार पैसा मांगना, छोटी मोटी चोरी करना, या इस तरह के कार्य अनैतिक कार्य कहलाते हैं। तो वो नैतिक रूप से गिर जाता है और कई बार तो वह अपना व्यवहार एक इंसान की तरह नहीं रख पाता। आपने देखा होगा बहुत सारे भिखारी अर्धविक्षिप्त हो जाते हैं, अर्थात आधे पागल सा व्यवहार करते हैं। तो उसका कारण गरीबी, निर्धनता है। अब ये गरीबी कहाँ कहाँ, कैसे कैसे है, थोड़ी सी इसकी डिटेल पढ़ेंगे। शहरी या नगरीय क्षेत्रों में गरीबी। नगरीय क्षेत्रों में गरीब व्यक्ति कौन कौन होते हैं? अधिकांशतया ठेला, रिक्शा चलाने वाले, मोची, कचरा बीनने वाले, भिखारी आदि सम्मिलित हैं। ऐसा नहीं है ठेला चलाने वाले सभी व्यक्ति गरीब हैं, रिक्शा चलाने वाले सभी गरीब हैं, लेकिन अधिकांश गरीब इन्हीं में से ही होते हैं। इनके कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कच्ची झोपड़ियों में रहते हैं, अर्थात इनके पास, जो हमने न्यूनतम आवश्यकताओं की बात करी थी आवास की, तो इनके पास प्रॉपर या सही तरीके से आवास नहीं होता। या कुछ लोगों के पास घर ही नहीं होते, अर्थात एक न्यूनतम आवश्यकता नहीं है। ये शहरी गरीब जितने हैं उसमें से अधिकांशतया गरीब ग्रामीण क्षेत्रों से वैकल्पिक रोजगार और आजीविका की तलाश में नगरीय क्षेत्रों में पलायन करके आते हैं। तो शहरों में जितने गरीब हैं उनमें से अधिकांश, सभी गरीब नहीं, अधिकांश गरीब भिखारी, रिक्शा ठेला चलाने वाले, कचरा बीनने वाले कहाँ से आ रहे हैं? ये ग्रामीण क्षेत्रों से आ रहे हैं, जो शहर में रोजगार और आजीविका की तलाश में आए थे कि हम कुछ कमा सकें, कार्य कर सकें, जिससे हमारा जीवन व्यापन हो सके। वहाँ से आए थे, लेकिन अभी भी गरीब है। ग्रामीण गरीबों में कौन कौन होते हैं? अधिकांशतया ग्रामीण व्यक्तियों में भूमिहीन कृषि मजदूर, अर्थात ऐसे मजदूर जो भूमिहीन हैं, जिनके पास कृषि के लिए भूमि नहीं है। बहुत छोटी जोतों वाले किसान, जिनके पास खेती की ज़मीन बहुत कम है। भूमिहीन मजदूर। पट्टेदार किसान। पट्टेदार किसान कौन होते हैं बेटा? वो किसान जिनके पास अपनी भूमि नहीं होती, लेकिन दूसरों की भूमि किराए पर लेकर खेती करते हैं। अब गरीब व्यक्तियों की सामान्य विशेषताओं की मोटी मोटी सी बात करते हैं। भूखमरी होती है गरीब व्यक्ति के पास, कुपोषण होता है, अर्थात उसको या तो भोजन नहीं मिलता, दिन में 1-8 टाइम उसको खाली पेट सोना पड़ता है, कई कई दिन भूखे रह जाना पड़ता है। कभी भोजन मिलता है तो वो पौष्टिक भोजन नहीं होता, वो भोजन कुपोषित कर देता है उसको। इसी कारण उसका स्वास्थ्य खराब होता है, अक्सर कोई ना कोई बीमारी उन्हें पकड़े रहती है। सीमित आर्थिक अवसर होते हैं इन लोगों के पास। सीमित आर्थिक अवसर का मतलब है रोजगार अस्थिर होता है, कभी रोजगार मिला, कभी रोजगार नहीं मिला। ऋण जाल कि ये अधिकांश तय उधारदाताओं से पैसा उधार लेते रहते हैं, क्योंकि ये पैसा जब लेते हैं तो इनका पैसा वापस आएगा उधारदाता को, इसकी बहुत ज़्यादा गारंटी नहीं होती। तो वो इन्हें बहुत अधिक ऊंची ब्याज दरों पर पैसा देते हैं, जिससे इनका शोषण होता है। और ऊंची ब्याज दर होने के कारण वो पैसा ब्याज सहित इतना बड़ा हो जाता है कि इन्हें कर्ज में धकेल देता है, इन पे कर्ज हो जाता है बहुत। इनके पास बिजली और पानी की सुविधा का अक्सर अभाव होता है। या तो इनके पास बिजली पानी की
व्यवस्था होती नहीं है, होती है तो बहुत कम उपलब्ध होती है। अधिकांश परिवारों के पास बिजली की उपलब्धता होती नहीं। और पानी का अर्थ है साफ पीने का पानी, पानी के कारण बहुत बीमारी होती है। तो एक इनमें से गरीबों में से एक बड़े वर्ग के पास साफ पीने का पानी उपलब्ध नहीं होता। लिंग असमानता, महिला और पुरुष में भेद, परिवार में रोजगार, शिक्षा तथा निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी के संबंध में लिंग असमानता पाई जाती है। अर्थात परिवार के अधिकांश निर्णय कौन करता है? पुरुष। इनके परिवार बहुत बड़े होते हैं, अर्थात बच्चे बहुत ज़्यादा, कह सकते हैं कि बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये लोग बीमारियों के कारण, बहुत सारे लोग अपना युवा अवस्था भी नहीं देख पाते कि इनमें शिशु मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर दोनों ही काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो इसलिए इनमें बच्चों की जन्म दर भी ज़्यादा होती है। तो परिवार अपेक्षाकृत बड़े होने के कारण इनकी आर्थिक स्थिति और अधिक खराब हो जाती है। बड़ा परिवार सुखी परिवार नहीं होगा, छोटा परिवार सुखी परिवार। बड़े परिवार के खर्चे भी ज़्यादा होंगे और कमाई कम है, तो निश्चित रूप से इनकी आर्थिक स्थिति खराब होगी। गरीबी अपने आप में एक समस्या है। गरीब व्यक्ति कुपोषण, पहले गरीब था, इसके कारण उसको पौष्टिक भोजन नहीं मिला। पौष्टिक भोजन ना मिलने के कारण उसका स्वास्थ्य खराब हुआ। स्वास्थ्य खराब होने से बीमार हो गया। बीमार होने के कारण जो पहले नौकरी पे या ठेला चलाता था, रिक्शा चलाता था या कोई भी काम करता था, अब बीमार है तो काम पहले की अपेक्षा और कम कर पाएगा। पहले इतना नहीं कमा पाता था कि वो ढंग से अपना पौष्टिक भोजन खा सके, साफ पानी पी सके। पहले ही उसके पास व्यवस्था खराब थी। और इन्हीं व्यवस्थाओं के कारण स्वास्थ्य खराब हुआ और ख़राब स्वास्थ्य के कारण उसकी कार्य क्षमता और कम हो गई। तो अब कार्य क्षमता कम होने से क्या होगा? पैसा और कम कमाएगा। इसका अर्थ हुआ कि और अधिक गरीब होगा। अधिक गरीब होगा, और ज़्यादा कुपोषित भोजन मिलेगा, कम भोजन मिलेगा, भूखमरी होगी। इन दोनों के कारण फिर गरीब हो, और ज़्यादा गरीब, स्वास्थ्य खराब होगा। स्वास्थ्य खराब से काम और कम करेगा, और कम करेगा तो और आय घट जाएगी। आय घटने से भूखमरी और बढ़ेगी। अर्थात गरीबी का अपना एक दुष्चक्र होता है। जो व्यक्ति इस दुष्चक्र में फंस गया, उसका इस दुष्चक्र से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बच्चों, शायद आपने इन लोगों से आपका वास्ता पड़ा हो, देखे हों आपके आसपास भिखारी, रिक्शा वाले, इन लोगों को, इनकी दिनचर्या गौर से देखिएगा। यदि इनको इस स्थिति से बाहर निकालना है, यदि हम लोगों को इस स्थिति से, गरीबी की समस्या से बाहर निकलना है, तो हमारे पास केवल और केवल बच्चों एक ही रास्ता है, शिक्षा। शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जो हमें गरीबी से उभार सकता है, जिसके द्वारा हम गरीबी से लड़ सकते हैं। अगले चैप्टर में मानव पूंजी विकास, मानव संसाधन विकास, उसमें हम शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे, तब थोड़ी सी और बात करेंगे। फिलहाल बात करते हैं हम गरीबी की माप। दो तरह से गरीबी को हम नापते हैं कि कौन कितना गरीब है, कौन नहीं है। इसके लिए माप कैसे करें हम? दो तरह की, एक सापेक्ष माप और एक निरपेक्ष माप। सापेक्ष मीन्स तुलनात्मक, रिलेटिव। तो सापेक्ष गरीबी क्या होती है? कि सापेक्ष गरीबी से अभिप्राय अन्य व्यक्तियों, क्षेत्रों या राष्ट्रों की तुलना में लोगों की गरीबी से होता है। हम तुलना करते हैं कि अमेरिका की अपेक्षा हमारे यहाँ के लोग अमीर हैं या गरीब हैं। वो तुलना किसी अर्थव्यवस्था के स्तर पर, किसी देश के स्तर पर, किसी राज्य के स्तर पर, या किसी विलेज स्तर पर, किसी मोहल्ले स्तर पर, किसी व्यक्तिगत स्तर पर हो सकती है। एक एग्जाम्पल देखते हैं।
यदि राम को मोहन की तुलना में कम आय प्राप्त होती है, मान लीजिए दोनों के परिवार बराबर संख्या में हैं और सब स्थितियां समान हैं, और राम को मोहन की अपेक्षा कम आय प्राप्त होती है, तो हम कह सकते हैं कि राम अपेक्षाकृत गरीब है। किसकी अपेक्षा? मोहन की अपेक्षा। क्लियर हुई बात? तो सापेक्ष गरीबी का सीधा सीधा अर्थ है हम व्यक्ति को, राष्ट्र को, स्टेट को, किसी को भी जिसकी हम गरीबी मापना चाहते हैं उसकी किसी दूसरे से तुलना करेंगे कि उसकी तुलना में वो अमीर है अथवा गरीब है। अंबानी की तुलना में मैं गरीब हूं, एक अरबपति की तुलना में आप गरीब हैं। यदि उनकी आय आपसे ज़्यादा है, भले ही आपके पास संसाधन है, मकान है, अच्छा सा खाना मिल रहा है, सारी सुविधाएं हैं, लेकिन दूसरा व्यक्ति आपके पड़ोस में जो रहता है आपसे भी ज़्यादा आय कर रहा है, आपसे भी ज़्यादा संसाधन लिए हुए, तो उसकी अपेक्षा आप गरीब है। तो सापेक्ष गरीबी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। यह विभिन्न वर्गों के केवल सापेक्ष गरीबी को प्रदर्शित करता है, तुलनात्मक गरीबी को, जैसा मैंने बताया। अब इसमें कमी क्या है ना? लग रही है तुम्हें भी सुन के ऐसी बात कि ये तो कोई गरीबी वाली बात नहीं हुई भाई, इस तरह तो अंबानी की अपेक्षा तो हम सारे गरीब हो गए। हाँ, यही गड़बड़ है इस माप में कि गरीब व्यक्ति कितना गरीब है, या क्या वह जीवन की मूलभूत या न्यूनतम आवश्यकताओं से भी वंचित है अथवा नहीं, ये नहीं, इस बात पे ध्यान नहीं देती है सापेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी तो केवल दूसरे की तुलना में बता देती है, मुझे जीवन की मूलभूत सारी आवश्यकताएं आज की तारीख में मिल रही हैं, लेकिन किसी बहुत अमीर व्यक्ति की अपेक्षा मैं गरीब हूं, तो सापेक्ष रूप से मैं गरीब हूं यदि उस व्यक्ति से तुलना की जाए। तो गरीब व्यक्ति कितना गरीब है इस चीज़ को नहीं मापती, या क्या उस व्यक्ति को जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं मिल रही हैं अथवा नहीं मिल रही, ये भी नहीं बताती। देन इसीलिए हम दूसरी गरीबी की बात करते हैं, निरपेक्ष गरीबी। भाई हमें तो एक सीधी सी बात चाहिए, हमारे देश में कौन गरीब है कौन अमीर है। अब हमने अंबानी जी को के सापेक्ष तुलना करेंगे तो सभी गरीब हो गए, और एक भिखारी के सापेक्ष तुलना करेंगे तो अधिकांश भारत अमीर हो जाएगा। तो सापेक्ष गरीबी में बात बनती नहीं है, इसलिए हमने एक नई बात करी, निरपेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी क्या होती है? निरपेक्ष गरीबी से अभिप्राय गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यापन करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या से होता है। ये कुछ कुछ ठीक लगी भाई। क्या किया हमने? एक गरीबी रेखा बना ली बेटा जी। अभी गरीबी रेखा पे बात करेंगे कि गरीबी रेखा क्या होती है। जैसे एक हम एग्जाम्पल ले लें कि भाई जिसकी आय 0 है, जिसकी आय महीने में 1,000 है, 2,000 है, 3,000, 4,000, 5,000, इसी तरह से चलते जाएं, 6,000, 7, 8, 9, 10, फिर यहाँ पे 15,000, फिर यहाँ पे 20,000, फिर यहाँ पे 25,000, यहाँ पे और आगे तक चलते जाएं। ऐसे ही करोड़ों में भी हो सकती है, डैश 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 करते हैं। और हम एक निश्चित आय मान लें कि भाई जिसको 10,000 रुपये महीना मिल रहे हैं वो सफिशियंट है, उसको जीवन की आधारभूत मूल आवश्यकताएं, न्यूनतम आवश्यकताएं उसकी पूरी हो सकती हैं। तो इससे नीचे वाले गरीब हो गए बेटा जी, और इससे ऊपर वाले गैर निर्धन बोलते हैं बेटा, इसे अमीर नहीं बोलते। क्या कहेंगे? गैर निर्धन, और इनको बोल देंगे हम निर्धन। अर्थात इस रेखा से नीचे जीवन व्यापन करने वाले सभी व्यक्ति हो गए निर्धन,
और इस रेखा से ऊपर जीवन व्यापन करने वाले सभी व्यक्ति हो गए गैर निर्धन। समझ आई बात? अभी गरीबी की परिभाषा मैं आगे बताऊंगा कि हम गरीबी की परिभाषा को कैसे डिसाइड करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये समझ लो कि यदि हमने इस आय की रेखा पर एक कहीं लाइन खींच दी, इस लाइन से नीचे वालों इसको, इस लाइन को हम कह देंगे निर्धनता रेखा या गरीबी रेखा। क्या बोलेंगे बेटा इसे? निर्धन रेखा या गरीबी रेखा। तो इस लाइन से ऊपर वाले लोग गैर निर्धन, इस लाइन से नीचे वाले लोग निर्धन। ये बात कुछ कुछ आपको भी ठीक लग रही होगी। देन आगे अब बात करें। इसके अनुसार, निरपेक्ष गरीबी के अनुसार, अब तो ये अलग अलग नापेगी। अब तो ये हो सकता है कि मैं और अंबानी दोनों ही गैर निर्धन हो। भाई अंबानी जी तो इधर होंगे ही होंगे, मैं भी हो सकता है इस गरीबी रेखा से इधर ही हूँ, तो दोनों ही अमीर। और एक भिखारी की अपेक्षा यदि हम बात करें तो भिखारी की हो सकता है 1,000 रुपये महीना की आय हो, है ना। और एक व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति हो सकता है इससे तो थोड़ा सा बेटर है, लेकिन उसकी आय भी 5,000 ही है। तो दोनों ही कैसे होंगे? निर्धन होंगे, दोनों ही गरीब आएंगे। तो ये कुछ कुछ बाइफरकेट करती है कि कौन गरीब है, कौन गरीब नहीं है, कौन निर्धन है, कौन गैर निर्धन है। ये माप जो है, निरपेक्ष माप गरीबी की, ये कुछ कुछ कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर करती है। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश में कितने गरीब हैं, कितने गरीब नहीं हैं, है ना। गरीबी का जो दूसरा शब्द है अपोजिट साइड का, वो अमीर शब्द नहीं लेंगे। आप इस बात को पक्का दिमाग में बिठा लीजिए। शब्द दो हैं, निर्धन और गैर निर्धन। गैर निर्धन मीन्स जो निर्धन नहीं है। यदि आप गरीबी शब्द इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कुछ गरीब हैं और कुछ गरीब नहीं है। और गरीब नहीं होने का मतलब अमीर होना नहीं है, ये बात ठीक से समझ लीजिए। देन आगे बात करें। इस गरीबी रेखा के या निरपेक्ष गरीबी की माप के अनुसार भारत की जनसंख्या का लगभग 22% लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यापन करते हैं। ये बेटा 22% आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये एवरेज डाटा है, हर साल ऊपर नीचे होता रहता है। हो सकता है किसी किताब में आपको ये 21.75 लिखा मिल जाए, कोई बहुत पुरानी किताब होगी, हो सकता है उसमें 24% भी लिखा मिल जाए। तो इस पर बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत नहीं है, ये लगभग आइडिया है। 22% का मतलब समझ रहे हो, 5वें हिस्से से भी ज़्यादा। देन अब निरपेक्ष गरीबी की माप कैसे करें, हम कैसे नापें इसको? नापने के लिए हमारे पास क्या, एक सिंपल सी चीज़, निर्धनता रेखा, गरीबी रेखा, ये जो हमने बनाई है। देन पहले इसकी थोड़ी सी एक कमी देख लेते हैं, निर्धनता रेखा पे बाद में चलेंगे। ये जैसे इसमें कमी थी सापेक्ष गरीबी में, क्या दिक्कत थी इसमें? ये ध्यान नहीं देखती थी कि गरीब व्यक्ति कितना गरीब है या क्या वह जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं से वंचित है अथवा नहीं है। ये कमी थी ना इसमें। निरपेक्ष गरीबी में भी ये दिक्कत आती है कि वो ये तो बता देती है गरीब है, ये गरीब नहीं है, लेकिन यह विधि बहुत गरीब और अन्य गरीबों के बीच अंतर नहीं करती। भाई गरीब में भी तो कुछ बहुत गरीब होंगे, कुछ कम गरीब होंगे। अर्थात ये हम क्यों क्यों चाहते हैं कि ऐसा हो कि बहुत गरीब व्यक्तियों को सरकार द्वारा अधिक सहायता की आवश्यकता होगी। अब हमने कह दिया गरीबी रेखा से 22% लोग नीचे जीवन व्यापन करते हैं। अब मान लीजिए सरकार के पास इतने संसाधन नहीं हैं कि वो 22% लोगों को सारे सुविधाएं उपलब्ध करा सके, उनकी सहायता कर सके। तो सरकार के पास क्या ऑप्शन आएगा कि जो बहुत गरीब हैं, जो अत्यधिक गरीब हैं, पहले उनको व्यवस्था दे। लेकिन ये निरपेक्ष गरीबी भी बहुत गरीब
और कम गरीब या अन्य गरीबों के बीच में अंतर स्पष्ट नहीं करती। चलिए अब बात करते हैं निर्धनता रेखा की। निर्धनता रेखा जो निरपेक्ष गरीबी की एक मुख्य बिंदु है, क्योंकि यही रेखा निर्भर करेगी बेटा जी। इस रेखा को मैं यहां डाल दूं 5 पे, भाई 5,000 रुपये महीना से कम आय वाले गरीब, इससे ऊपर वाले गरीब नहीं हैं, तब तो फिर ये 22% की संख्या ऐसी हो जाएगी, 10-15%। फिर मैं वाहवाही ले लूँगा कि जी देखो हमने एक साल में, सरकारें वाहवाही ले लेंगी कि एक साल में कि हमने तो जी 22% गरीब थे और 15% रह गए जी, इतनी 7% लोगों की गरीबी मिटा दी। तो अब ये रेखा का निर्धारण कैसे हो, तो सबसे पहले हम इसको गरीबी रेखा की बात करते हैं कि गरीबी रेखा होती क्या है। निर्धनता रेखा या गरीबी रेखा वितरण की रेखा पर वह कटाव बिंदु है जो देश की जनसंख्या को निर्धन और गैर निर्धन में बांट देती है। बेटा इस साल के बोर्ड के पेपर में ही आई है ये परिभाषा, इंपॉर्टेंट है। वितरण की रेखा पर, वितरण की रेखा कौन सी होगी, ये 0 से लेके और करोड़पति और अरबपति तक की, ये जो मैंने प्रति व्यक्ति आय की बात करी, वो वाली रेखा, इस पर वो कटाव बिंदु, वो लाइन जो निर्धन और गैर निर्धन को बांट देती है, वो कहलाती है निर्धनता रेखा। तो इससे देश की जनसंख्या 2 हिस्सों में बट गई, जहां निर्धनता रेखा खींच दी उससे नीचे वाले निर्धन, उससे ऊपर वाले गैर निर्धन। अब ये गरीबी रेखा कब कब बनी, कैसे बनी, क्या हुआ, इसके बारे में स्वतंत्रता से पूर्व की एक बात कर लें। ये भी एक क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि जेल निर्वाह लागत क्या होती है, इसलिए ये मैंने इसमें डाला है। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में सबसे पहले दादा भाई नौरोजी स्वतंत्रता सेनानी थे बेटा जी, सुना हुआ नाम लगता है। ये इन्होंने इकोनॉमिक्स में भी काम किया। तो दादा भाई नौरोजी ने निर्धनता रेखा की अवधारणा पर विचार किया था। सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने स्वतंत्रता से पहले ही बात करी कि भाई निर्धनता रेखा किसे माने। जब निर्धनता रेखा डिसाइड होगी तभी तो पता लगेगा देश में कितने गरीब नहीं है, कितने निर्धन, कितने गैर निर्धन हैं। अब उन्हें एक भाई न्यूनतम आवश्यकताएं कैसे पता लगे, तो उन्होंने क्या किया, जेल निर्वाह लागत, भाई जेल के कैदियों की बात पड़ी। जेल में कैदी बंद होते हैं तो उनको जीने के लिए, जिंदा तो रखना ही है, तो जिंदा रखने के लिए उनको न्यूनतम आवश्यकताएं दी जाती हैं। भाई अपराधी है तो उसको कोई लग्जरी चीज़ें तो देंगे नहीं, ऐशो आराम तो करवाएंगे नहीं, लेकिन भूखा भी नहीं मारेंगे उसको कि भाई ये भूख से मरी जाए, तो उसको न्यूनतम आवश्यकताएं दी जाती हैं। अब उस न्यूनतम आवश्यकताओं पर खर्च कौन करता है, सरकार। तो वो सारा लेखा जोखा उनके पास होता है। भाई एक कैदी को इतना भोजन दिया जाए, है ना, इतने इतने चने दिए जाएं, इतना दूध दिया जाए, इतने टाइम चाय दी जाए, इतनी रोटी दी जाए, दाल दी जाए, सब्जी इस टाइम सब्जी दी जाए, कुल उसका खर्चा कितना आ रहा है, वो सारा उस भोजन की बाजार कीमतों का मूल्यांकन कर लिया कि भाई एक कैदी को जितना भोजन दिया जा रहा है वो उसकी न्यूनतम आवश्यकता है, उसकी बाजार में कीमत कितनी है, उस कीमत का मूल्यांकन करके, उस कीमत को ज्ञात करके बताया, उसको कहा जेल निर्वाह लागत। तो जेल में रहने वाले कैदी को दिए जा रहे भोजन का बाजार कीमतों पर मूल्यांकन जो होता है, उसको यदि हम कैलकुलेट कर लें तो वो कहलाता है जेल निर्वाह लागत। भोजन के साथ साथ उसको कपड़े भी दिए जा रहे हैं, जो मकान बना हुआ है उस पर भी मेंटेनेंस का खर्चा आ रहा है, यहाँ बात हो रही है उसको मिनिमम उसकी स्वास्थ्य रक्षा भी की जाती है। कोई कैदी बीमार हो जाता है तो कम से कम डॉक्टर देखता है, दवाई वगैरह तो देता ही है। हाँ, शिक्षा इसमें सम्मिलित नहीं होती, कैदियों को शिक्षा नहीं दी जाती। आजकल तो कुछ शिक्षा का भी प्रावधान है वैसे, कि
यदि कोई कैदी जेल में कम उसमें मान लीजिए कम उम्र का है, पढ़ना चाहता है, शिक्षित होना चाहता है, तो उसको शिक्षा दी जाती है। हाँ जी। तो जेल निर्वाह लागत का कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो गया। अब समस्या एक आई दादा भाई नौरोजी के सामने कि भाई जेल में तो सारे वयस्क होते हैं। वयस्क का मतलब समझते हो? जो 18 साल से ऊपर होता है, अर्थात उसे तो खुराक पूरी चाहिए। और यदि हम इस जेल निर्वाह लागत को या उस बाजार मूल्य को बाहर जनसंख्या में लागू करें तो जनसंख्या में परिवार में तो वही बच्चे भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, वो अपेक्षाकृत खाना कम खाते हैं। तो उन दोनों को ध्यान में चीज़ों को रखते हुए कि भाई बच्चे भी होते हैं जो अपेक्षाकृत कम भोजन की आवश्यकता होती है, तो जेल निर्वाह लागत को 3/4 से गुणा करके निर्धनता रेखा पर पहुंचने का प्रयास किया। एक बार दोबारा से समझ लीजिए। जेल निर्वाह लागत को 3/4 से गुणा करके निर्धनता रेखा तक पहुंचने का प्रयास किया। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझते हैं चलो इस बात को। मान लीजिए कि जेल में एक व्यक्ति का भोजन की बाजार कीमत 100 रुपये प्रतिदिन है। कितनी? 100 रुपये प्रतिदिन। 24 घंटे में वो जितना भोजन करता है या जितना भोजन उसको जिंदा रहने के लिए दिया जाता है, उस भोजन की बाजार कीमत है 100 रुपये। तो हम क्या करें, यहाँ 100 को 3/4 से गुणा कर दें। क्योंकि क्यों क्यों कर रहे हैं 3/4 से? क्योंकि जेल में सभी व्यक्ति वयस्क होते हैं, जबकि घरों में बच्चे भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं जो अपेक्षाकृत भोजन कम करते हैं। तो 3/4 से गुणा करने पे कितना आ जाएगा बेटा? ये 75 रुपये। इसका अर्थ हुआ कि दादा भाई नौरोजी ने ये मान लिया कि भाई 75 रुपये प्रतिदिन प्रति व्यक्ति निर्धनता रेखा का माप मान लिया। ये एक एग्जाम्पल है बेटा, दादा भाई नौरोजी ने ये किया नहीं था, ये चीज़ ध्यान रखना। ये तो मैंने एक उदाहरण की सहायता से आपको सिर्फ समझाया है। उस ज़माने में तो 75 रुपये बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी, 47 से पहले बड़े बड़े अफसरों की तनख्वाह नहीं होती थी 75 रुपये। देन ऐसा क्यों किया, ये भी चीज़ हम बता चुके हैं कि इसमें उन्होंने माना कि जेल में सभी वयस्क व्यक्ति होते हैं, परंतु कुल जनसंख्या में बुजुर्ग और बच्चे भी होते हैं। अब ये तो निर्धनता रेखा की बात होगी, जो पिछली बात थी कि दादा भाई नौरोजी ने किस तरह से जेल निर्वाह लागत से निर्धनता रेखा तक पहुंचने का प्रयास किया। अब निर्धनता रेखा को दो तरीके से नापा जाता है, कैलोरी मात्रा, दूसरा प्रति व्यक्ति मासिक व्यय। कैलोरी क्या होती है बेटा जी? 10th में साइंस में पढ़ा, कुछ याद आता है कैलोरी शब्द? कैलोरी होता है ऊर्जा की इकाई है ये। भोजन से हमें क्या मिलता है? ऊर्जा, ताकत, जिससे हम अपना जीवन आगे चला सकें। और ऊर्जा को किस में नाप लिया? कैलोरी में। अर्थात भोजन से हमें कैलोरी मिलते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट से, जो हम फैट खाते हैं, चिकनाई खाते हैं, उससे कैलोरी मिलती है, ताकत आती है, ऊर्जा मिलती है। तो जो भोजन हम खा रहे हैं उससे कितने कैलोरी हमें मिल रहे हैं, इसके हिसाब से उसकी बाजार कीमत छोड़ दो। जो भोजन मुझे मिल रहा है कितने कैलोरी। आजकल तुम ये भी देखते होगे कि मोटापे से बचने के लिए लोग कम कैलोरी का भोजन खाते हैं, और डॉक्टर भी सलाह देता है कि भाई कम कैलोरी का भोजन खाओ। तो यदि मोटापे से बचना है, कम कैलोरी का मतलब यदि आपको कम कैलोरी का भोजन खाना है तो फैट खाना कम कर दो और कार्बोहाइड्रेट खाना कम कर दो, शुगर, चीनी वगैरह, मीठा खाना कम कर दो, है ना। लड़कियां तो ज़्यादातर इनके प्रति कॉन्शियस होती हैं, आप तो समझ ही रही होंगी। और बहुत सारे
ड्रिंक्स वगैरह पे लिखा होता है कैलोरी फ्री है जी, शुगर फ्री भी है और कैलोरी फ्री भी है, या कैलोरी बहुत कम है जी इसमें, ये तो डाइट फूड है। तो ये सारी चीज़ें आप उससे कैलोरी से परिचित करवाने का केवल आपका मेरा उद्देश्य है आपको कि कैलोरी क्या होती है आप समझ जाएं। तो निर्धनता रेखा को दो तरीके से हमने बेटा जी निर्धारित किया, एक कैलोरी मात्रा के हिसाब से, दूसरा प्रति व्यक्ति मासिक व्यय के हिसाब से। देन कैलोरी से कैसे, न्यूनतम निर्धनता रेखा का निर्धारण कौन से माप से, दो माप ली थी हमने कैलोरी मात्रा, तो इसको न्यूनतम कैलोरी आवश्यकताएं। योजना आयोग जो अब आजकल नीति आयोग हो गया है, योजना आयोग ने निर्धनता रेखा को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन और शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के पोषण आवश्यकताओं के आधार पर निर्धनता रेखा को परिभाषित किया। इसका अर्थ हो गया कि शहरी क्षेत्र में जिस व्यक्ति को 2100 कैलोरी भोजन रोज मिल रहा है, अर्थात इतना भोजन मिल रहा है कि उससे उस भोजन से उसको 2100 कैलोरी प्राप्त हो जाती हैं या 2100 से ज़्यादा कैलोरी प्राप्त होती हैं, और यदि वो व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में रहता है तो 2400 कैलोरी या 2400 कैलोरी से ज़्यादा कैलोरी उस भोजन से प्राप्त होती हैं, तो उसको निर्धनता रेखा से ऊपर मान लिया गया, अर्थात उसको गैर निर्धन मान लिया गया। अब बेटा जी ऐसी क्या है, आदमी गांव में रहते हैं, आदमी शहरों में रहते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी। ये क्यों चेंज हुआ भाई? क्यों? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में व्यक्ति अधिक शारीरिक श्रम करता है, उसको शारीरिक श्रम की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। आप यदि गांव से जुड़े हुए हों, अपनी नानी के बाबा दादी के से मिलने या किसी रिलेटिव से मिलने गांव में जाते हों, तो आप देखते होंगे गांव में खेलते कूदते बच्चे भी और बुजुर्ग भी, शारीरिक श्रम बुजुर्ग वयस्क सभी लोग शारीरिक श्रम ज़्यादा करते हैं, इसलिए वहाँ 2400 कैलोरी। शहर में हमारे मकान भी छोटे होते हैं, हमारे पास साधन भी बहुत सारे होते हैं, तो शहर में शारीरिक श्रम कम होने की वजह से 2100 कैलोरी भोजन निर्धारित किया गया। तो ये निर्धनता रेखा की परिभाषा किस आधार पर? न्यूनतम कैलोरी आवश्यकता के आधार पर। बेटा आपसे निर्धनता रेखा की परिभाषा पूछते हैं तो आप कौन सी लिखेंगे? निर्धनता रेखा की परिभाषा ये लिखेंगे। और यदि आपसे पूछते हैं कि निर्धनता रेखा के कैलोरी मान में परिभाषित कीजिए, तो फिर आप ये वाली परिभाषा लिखेंगे। और यदि आपसे पूछा जाता है कि निर्धनता रेखा को प्रति व्यक्ति मासिक व्यय के अनुसार परिभाषित कीजिए, तो आप ये वाली लिखेंगे। तो निर्धनता रेखा की आपकी 3 परिभाषा हो गई। पेपर में ऐसा मत कर देना कि परिभाषा एक पढ़ के गए या भले ही याद करके तीनों गए, लेकिन निर्धनता रेखा पढ़ते ही बस इतने खुश हो गए कि ये तो मुझे आता है, और फटाक देसी लिख दी ये वाली परिभाषा दे मारी, और पता लगा कि उसमें नंबर आ गए 0। क्यों आ गए? परिभाषा ठीक लिखी थी फिर भी 0 आ गया। क्यों आ गया बेटा जी? क्योंकि आपने ध्यान से क्वेश्चन को नहीं पढ़ा। क्वेश्चन में पूछा था निर्धनता रेखा को न्यूनतम कैलोरी आवश्यकता के अनुसार परिभाषित कीजिए। आप पेपर को पढ़ते समय बहुत जल्दी करते हैं, क्वेश्चन को देखते ही गिने चुने शब्द पढ़ते हैं, और आता है तो इतने खुश हो जाते हैं कि लिखना शुरू कर देते हैं बस। कई बार आपके नंबर इसलिए भी कटते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, पहले उसका दिमाग में मैप बनाइएगा कि क्या पूछना चाह रहे हैं, क्या कैसे जवाब दिया जाए, उसके बाद लिखना शुरू कीजिएगा। इन्हीं आदतों के कारण अब तो बोर्ड ने भी 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए दिए हैं। उन 15 मिनट का अच्छे से सदुपयोग करिएगा। उस समय क्वेश्चन की मैपिंग अपने ब्रेन में बना लीजिएगा कि ये क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, मुझे कैसे कैसे जवाब देना है।
क्वेश्चन का एक एक शब्द बड़े ध्यान से तसल्ली से पढ़िएगा, एक नज़र मत मारिएगा क्वेश्चन पे, ध्यान से पढ़िएगा। देन निर्धनता रेखा की प्रति व्यक्ति मासिक व्यय विधि के आधार पर हम बात करें तो इस विधि के अनुसार न्यूनतम कैलोरी आवश्यकता के मौद्रिक मूल्य की गणना की जाती। क्या अर्थ हुआ कि बेटा जी न्यूनतम कैलोरी आवश्यकता शहरी क्षेत्रों में कितनी, 2100 कैलोरी, और ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी। इनका मौद्रिक मूल्य, बाजार मूल्य, कितने पैसों में खरीदी जाएगी 2100 कैलोरी शहर में, ये 2400 कैलोरी गांव में कितने पैसों में खरीदी जा सकती है, उस मूल्य की गणना की जाती है। और उस गणना के आधार पर जितने पैसे का वो कैलोरी हैं, कैलोरी मिलेंगी आपको, खरीद सकते हैं। आप दुकान पे जाएं कि मुझे 2100 कैलोरी दे दीजिए, कोई देगा आपको? नहीं देगा। इतने कैलोरी का भोजन खरीदना है। समझ रहे हैं मेरी बात? 2100 कैलोरी खरीदने की बात जब मैं कर रहा हूँ तो ऐसा भोजन जिससे 2100 कैलोरी मुझे मिल जाए, उस भोजन को खरीदने में कितना पैसा लगेगा उसके अनुसार। तो योजना आयोग ने 2011-12 में न्यूनतम मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 816 रुपये और शहरी क्षेत्रों के लिए 1000 रुपये तय किया। अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपये में 2400 कैलोरी भोजन खरीदा जा सकता है और 1000 रुपये में एक महीने के लिए एक व्यक्ति का 2100 कैलोरी भोजन प्रतिदिन खरीदा जा सकता है। अर्थ समझ आया? तो अब मोटे रूप में बात करें तो एक सीधी सी बात हो गई कि ऐसा व्यक्ति जो गांव में रहता है, ग्रामीण परिवेश में रहता है, वो व्यक्ति यदि एक महीने में मासिक प्रति व्यक्ति, मासिक भी और कैसा, प्रति व्यक्ति, एक व्यक्ति एक महीने में 816 रुपये यदि कमा रहा है तो वो 816 या 816 से अधिक कमा रहा है तो वो गैर निर्धन हो गया। ऐसे ही शहरी क्षेत्रों में कोई व्यक्ति 1000 रुपये या 1000 रुपये से ज़्यादा कमा रहा है तो वो गैर निर्धन आएगा। यदि इससे कम कमा रहा है तो वो निर्धन है। अर्थात मान लीजिए कोई परिवार 4 व्यक्तियों का परिवार है, माता पिता 2 बच्चे, 4 व्यक्तियों का परिवार है और उस परिवार की आय मान लीजिए 4000 रुपये है। तो अब हम इसको निर्धनता रेखा को कैलकुलेट करने के लिए क्या करें? प्रति व्यक्ति मासिक, 4 व्यक्ति हो गए, एक महीने में वो मान लीजिए एक महीने, इन 4 को किससे गुणा कर दूं? 1000 से। तो कितना आंसर हो गया? 4000। अब वो परिवार यदि 4000 रुपये कमा रहा है महीने में, कौन सा परिवार? जिसके परिवार में 4 व्यक्ति हैं, तो वो गरीबी रेखा से ऊपर है। 4000 या 4000 से ज़्यादा कमा रहा है तो उस व्यक्ति को हम कह देंगे भाई ये गरीब नहीं है, ये तो गैर निर्धन है। और यदि 4000 से कम कमा रहा है, 3000, 2000, 1000 महीने में कमा रहा है तो उसको हम कह देंगे निर्धन। ये कब की परिभाषा बता रहा हूँ बेटा मैं? 2011-12 की। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी हैं। 11-12 की अपेक्षा अब महंगाई बहुत ज़्यादा है, अब हो सकता है 4000 में गुजारा ना हो। देन निर्धनता की श्रेणियों की बात करें हम, कितनी श्रेणी? 3 श्रेणी। चिरकालिक निर्धन, चिरकालिक मीन्स जो हमेशा ही गरीब है, गरीबी में पैदा हुए, गरीबी में जिए, गरीबी में ही बेचारे मर जाएंगे। वे व्यक्ति इसमें चिरकालिक निर्धन में वो व्यक्ति शामिल होते हैं जो सदैव निर्धन होते हैं। सदैव निर्धन का अर्थ अभी और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जब हम ये दोनों चीज़ें अल्पकालिक निर्धन की बात करेंगे। दूसरी श्रेणी है अल्पकालिक निर्धन। वे व्यक्ति जो नियमित रूप से गरीबी रेखा के ऊपर या नीचे आते रहते हैं, कभी वो गैर निर्धन की श्रेणी में आ जाते हैं, कभी निर्धन की श्रेणी में आ जाते हैं।
ऐसा नहीं कि पक्का ही 6 महीने गैर निर्धन और 6 महीने निर्धन, कभी भी। जैसे मौसमी निर्धन, इसी की अल्पकालिक निर्धन की एक श्रेणी है। मौसमी निर्धन, छोटे किसान। छोटे किसान का मतलब समझते हो, जिनके पास बहुत छोटी खेती है। यदि खेती में उपज नहीं हुई, ठीक से मानसून नहीं रहा, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, या कोई मौसम पकी फसल पे बारिश हो गई, तो उनकी फसल ठीक से उत्पादन नहीं हुआ, कैसे हो जाएंगे बेटा जी? निर्धन हो जाएंगे। मौसम ठीक ठाक रहा, उत्पादन अच्छा रहा उस साल, किसी तरह का टिड्डी का या किसी और तरह का या किसी भी तरह से कोई फसल का नुकसान नहीं हुआ, तो वो कैसे हो जाएंगे? गैर निर्धन हो जाएंगे उस स्थिति में, अर्थात वो गरीबी रेखा से ऊपर चले जाएंगे। क्लियर हुई बात? देन तो मौसमी निर्धन कौन से हो गए? जो मौसम के अनुसार होते हैं। कई बार जैसे कुछ क्षेत्रों में साल में एक ही फसल होती है, तो जब वो फसल पैदा हुई है तब तो वो गैर निर्धन में थे, लेकिन धीरे धीरे गरीब हो गए। दूसरे मौसम में जब खेतों में कुछ भी पैदा नहीं हो रहा, तो वो कैसे हो जाएंगे? निर्धन हो जाएंगे। कुछ होते हैं अल्पकालिक निर्धन। ये सामान्यतः तो गैर निर्धन ही होते हैं, परंतु कभी कभी निर्धन हो जाते हैं। कभी कभी निर्धन क्यों हो जाते हैं भाई? मान लीजिए कोई छोटा मोटा व्यापार कर रहा है, उसको व्यापार में अचानक से घाटा हो गया, गरीब हो गया, निर्धन की श्रेणी में आ गया, आय कम हो गई उसकी। साल 2 साल 6 महीने 8 महीने कि कुछ समय बाद उसका व्यापार फिर ठीक ठाक सा पटरी पे आ गया, वो क्या हुआ? निर्धन से फिर गैर निर्धन हो गया। निर्धनता रेखा से ऊपर आय होने लगी, आय बढ़ गई, निर्धनता रेखा से ऊपर चला गया। तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं अल्पकालिक निर्धन। तीसरी श्रेणी गैर निर्धन, जो गरीबी रेखा से हमेशा ऊपर होते हैं, कभी भी निर्धन नहीं होते। अब निर्धनता रेखा काफ़ी कुछ ठीक रही, इससे पता लग गया कि देश में कितने गरीब हैं, कितने गरीब नहीं हैं, लेकिन इसमें फिर भी कुछ बहुत सारी कमियां रही। उन कमियों पे एक नज़र डालते हैं। ये रेखा बहुत गरीब और अन्य गरीब के बीच अंतर नहीं कर पाती। बेटा जी, ये रेखा बस ये बता रही है कि यहाँ शहरी क्षेत्र में 4 परिवार, 4 व्यक्तियों का परिवार है, 4,000 या 4,000 से अधिक कमा रहा है तो गैर निर्धन, 4,000 से कम कमा रहा है तो निर्धन। लेकिन इसमें 3,000 कमाने वाले व्यक्ति के लिए भी निर्धन शब्द का इस्तेमाल करेंगे, 3,950 रुपये कमाने वाले व्यक्ति के लिए भी निर्धन का इस्तेमाल करेंगे, और 1,000 रुपये महीना कमाने वाले परिवार के लिए भी हम निर्धन शब्द का इस्तेमाल करेंगे। अब बेटा 1,000 और 3,950 में तो फ़र्क है ना। ये अधिक निर्धन है, ये कम निर्धन है। निर्धन तो दोनों हैं, लेकिन ये कम निर्धन है, ये अधिक निर्धन है। अर्थात इसको सरकार से ज़्यादा सहायता चाहिए, इसको सरकार से कम सहायता चाहिए। तो इस चीज़ में निर्धनता रेखा गरीब, बहुत गरीब और अन्य गरीब के बीच अंतर नहीं कर पाती। दूसरी, यह प्रक्रिया गरीबों की एक ऐसे समूह के रूप में पहचान करने में सहायक है जिसकी देखरेख सरकार द्वारा दी जानी चाहिए, परंतु उन गरीबों को पहचानना बहुत कठिन है जिनको सबसे अधिक सहायता की आवश्यकता होती है। वही जो मैं बात कर रहा था भाई, जो 1,000 रुपये, जो परिवार 1,000 रुपये महीना कमा रहा है उसको अधिक सहायता की ज़रूरत है, जो 3,950 रुपये महीना कमा रहा है उसको कम सहायता की ज़रूरत है। तो इन परिवारों को अलग अलग पहचाना नहीं जा सकता, क्योंकि गरीबी रेखा से दोनों ही नीचे हैं और दोनों ही निर्धन की श्रेणी में हैं। आय तथा संपत्ति के अतिरिक्त और बहुत से कारक हैं जो गरीबी से संबंधित हैं, उन पर ये रेखा ध्यान नहीं देती। अभी तक किसकी बात कर रहे हैं बेटा जी हम? बस खाने की, कितना खाना मिल रहा है, चाहे कैलोरी में बात कर रहे हैं, चाहे हम उसको उस खाने की बाज़ार कीमत के हिसाब से बात कर रहे हैं। लेकिन हमने ऊपरी गरीबी की परिभाषा पढ़ी थी कि भाई न्यूनतम आवश्यकताओं में शिक्षा और स्वास्थ्य भी हैं, उसकी बात नहीं करती गरीबी रेखा। तो
गरीबी से संबंधित बहुत सारे कारक जैसे आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, उसकी देखभाल, साफ पीने के पानी की उपलब्धता, इन चीज़ों की गरीबी रेखा उपेक्षा कर देती है, इन पे ध्यान ही नहीं देती। एक व्यक्ति भले ही 4,000 रुपये से ज़्यादा कमा रहा था 2011-12 में, उसको व्यक्ति को कह दिया इन्होंने गैर निर्धन, लेकिन उसके बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही, उसके बच्चों को या उसके परिवार को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही, साफ पीने का पानी नहीं मिल रहा, जिसके कारण वो बार बार परिवार बीमार होता है, तो वो भी बेचारा निर्धन ही है। जो 5,000 रुपये या 4,500 रुपये कमा रहा था तो गरीबी रेखा ने के अनुसार तो हमने कह दिया कि भाई तुम तो निर्धनता रेखा से ऊपर हो, और ऊपर हो तो बेटा जी अपना गैर निर्धन हो, आपको सहायता की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि उस परिवार को के बच्चों को शिक्षा, उस परिवार को ठीक से स्वास्थ्य देखभाल या साफ पीने के पानी इत्यादि और बहुत सारी चीज़ें हैं, ये चीज़ें उसको सुरक्षा है ना, तो ये सारी चीज़ें आसानी से उपलब्ध नहीं है, तब भी उसको गरीब माना जाना चाहिए। लेकिन गरीबी रेखा क्या कर रही है, इन 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 चीज़ों की उपेक्षा कर देती है कि भाई इन पे ध्यान ही मत दो। तो ये गरीबी रेखा की, निर्धनता रेखा की एक कमी है, ये आलोचना है। देन ये विधि सामाजिक कारकों पर भी ध्यान नहीं देती जो निर्धनता को उत्पन्न करते हैं। निर्धनता उत्पन्न क्यों होती है? बहुत सारे कारण हैं। अशिक्षा बहुत बड़ा कारण है, ठीक से स्वास्थ्य की देखभाल ना करना, और इसमें एक बेटा बहुत बहुत बड़ा कारण है नशा, एडिक्शन। यदि एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा नशा करता है तो निश्चित रूप से कुछ समय बाद उसके गरीब हो जाने की संभावना है। भले ही आज वो गैर निर्धन है, लेकिन बहुत ज़्यादा संभावना है कि कुछ समय बाद वो निर्धन हो जाएगा। नशा उसकी कार्य क्षमता पर प्रभाव डालता है, उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है, उसकी मानसिक स्थिति बिगाड़ देता है, वो अपना भविष्य सोच ही नहीं पाता। तो इन सारी चीज़ों से धीरे धीरे ये सामाजिक कारक होते हैं, और इन सामाजिक कारकों के कारण गरीबी बढ़ जाती है। जो गैर निर्धन है वो भी कहाँ गया, निर्धन में आ गया। देन आगे बात करें, सरकार के अनुसार आर्थिक विकास की ऊंची दर, कृषि उत्पादन में वृद्धि, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करना, 1991 के आर्थिक सुधारों के कारण गरीबी के स्तर में कमी आई है। बेटा जी एक काम करते हैं, ये टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करते हैं यहाँ से, ठीक है? ये यहाँ तक की बात यहीं ख़त्म करते हैं। तो हमने अभी तक बात करी, क्या क्या बातें करी बेटा, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। चैप्टर हमने शुरू किया था पॉवर्टी का, गरीबी क्या होती है। सबसे पहले हमने थोड़ा सा गरीबी के बारे में, सबसे पहले तो सलेबस की बात की थी कि इस गरीबी वाले चैप्टर में सलेबस में सीबीएसई क्या क्या पूछ सकती है, सीबीएसई ने अपने सलेबस में क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। इसके बाद हमने गरीबी के बारे में थोड़ी सी बात करी कि हमारी देश की आर्थिक जो नीतियाँ थी उन्होंने गरीबी के बारे में क्या बात करी। फिर हमने गरीबी का अर्थ पढ़ा कि गरीबी से अभिप्राय उस स्थिति से होता है जिसमें एक व्यक्ति अपने जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ रहता है। इसकी एक परिभाषा और भी पढ़ी, पहले आधारभूत आवश्यकताएं पढ़ी, कौन कौन सी, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य, भोजन कपड़ा आवास शिक्षा स्वास्थ्य। एक और दूसरी परिभाषा भी पढ़ी कि निर्धनता से अभिप्राय जीवन स्वास्थ्य कार्य कुशलता के लिए न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं को प्राप्त करने की अयोग्यता है। इसके बाद हमने शहरी और ग्रामीण गरीबी के बारे में बात करी। पहले बात करी शहरी गरीबी, ये गरीब कहाँ से आते हैं, कौन होते हैं, अधिकांशतः क्या चीज़ें होती हैं। फिर हमने ग्रामीण गरीबी के बारे में बात करी। फिर हमने गरीब व्यक्ति की सामान्य विशेषताओं के बारे में बात करी कि उनमें भूखमरी होती है, कुपोषण होता है, खराब स्वास्थ्य होता है, उनका रोज़गार अस्थिर होता है,
वो कर्ज के बोझ से दबे होते हैं, उनको बिजली और साफ पीने के पानी की सुविधाएं नहीं होती, लिंग असमानता होती है, उनके परिवार बड़े होते हैं इसमें से अधिकांश गरीब नशे की लत के शिकार भी होते हैं। गरीबी की माप की बात करी, दो तरह से मापने की बात करी, सापेक्ष माप, निरपेक्ष माप। सापेक्ष गरीबी कौन सी? सापेक्ष गरीबी तुलनात्मक गरीबी की बात करी। सापेक्ष गरीबी से अभिप्राय अन्य व्यक्तियों, क्षेत्रों या राष्ट्रों की तुलना में लोगों की गरीबी से होता है। इसका एक उदाहरण भी देखा था। फिर हमने निरपेक्ष गरीबी की, इसकी सापेक्ष गरीबी की कमियां भी देखी थी कि यह जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं से वंचित है या नहीं है, ये नहीं देखता। कितना गरीब है ये भी नहीं देखता। फिर हमने निरपेक्ष गरीबी की बात करी। इस परिभाषा से मैं तो कुछ सेटिस्फाई हुआ, हो सकता है आप भी कुछ सेटिस्फाई। सापेक्ष गरीबी की अपेक्षा मुझे ये माप अच्छी लगी। तो निरपेक्ष गरीबी की बात करी कि निरपेक्ष गरीबी से अभिप्राय गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यापन करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या से है। भारत में लगभग 22% लोग गरीब हैं। निरपेक्ष गरीबी की माप की बात करी। माप में पहले बात करी हमने निर्धनता रेखा की, कि निर्धनता रेखा क्या होती है। निर्धनता रेखा वितरण की रेखा पर वह कटाव बिंदु है जो देश की जनसंख्या को निर्धन और गैर निर्धन में बांट देती है। निर्धनता रेखा केवल निर्धनता रेखा की परिभाषा की बात है। और फिर यदि निर्धनता रेखा की परिभाषा कैलोरीफिक वैल्यू या कैलोरी आवश्यकताओं में बात करते हैं तो फिर निर्धनता रेखा की परिभाषा की ये वाली परिभाषा लिखते हैं हम। और इसी तरह से निर्धनता रेखा की प्रति व्यक्ति मासिक आय या प्रति व्यक्ति मासिक व्यय विधि की बात करते हैं तो ये वाली परिभाषा लिखेंगे हम। तो निर्धनता रेखा की हमने एक तरह से 3 परिभाषा पढ़ी, एक केवल निर्धनता रेखा की, एक प्रति व्यक्ति मासिक व्यय विधि की, एक न्यूनतम कैलोरी वाली की। तो निर्धनता रेखा को कैलोरी मात्रा के अनुसार माप सकते हैं या प्रति व्यक्ति मासिक व्यय के हिसाब से माप सकते हैं। इसके बाद हमने बात करी निर्धनता की 3 श्रेणियां होती हैं, चिरकालिक निर्धन, अल्पकालिक निर्धन। अल्पकालिक निर्धन में भी 2 तरह के निर्धन, मौसमी निर्धन, अल्पकालिक निर्धन। इसके बाद बात करी हमने गैर निर्धन की। फिर हमने निर्धनता रेखा में अभी भी, हालांकि सापेक्ष निर्धनता से फार बेटर है, लेकिन अभी भी ये पूर्णतया कसौटी पे खरी नहीं उतरती। तो निर्धनता रेखा की आलोचना का मतलब तो आप समझते होंगे कि भाई इसमें क्या कमियां थी। तो इस आलोचना की बात करी। इस आलोचना में हमने ये पॉइंट्स पढ़े। इन पॉइंट्स के बाद इसके बाद यहीं तक की बातें पढ़ी, ये बात करी फिर हमने कि अगले टॉपिक में ये चीज़ें पढ़ेंगे कि गरीबी रेखा के बारे में और ज़्यादा बात करेंगे। गरीबी क्या होती है ये पढ़ा हमने। गरीबी रेखा कैसे निर्धारित की जाती है, गरीबी रेखा की परिभाषाएं, ये सारी चीज़ हमने पढ़ी। देन